दोस्तों, मैं जीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को करंट कैसे पढ़ना चाहिए वो बताना चाहता हूं कि ये कल्चर करंट का सवाल है। देखिए जरा, टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को सांझी कला पैनल, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गोंड कला पेंटिंग और जापान के प्रधानमंत्री को रोगन पेंटिंग उपहार में दिए थे। ये हमको याद रखना है। हम आईआर में केवल क्वाड पढ़ के रह जाते हैं और ये तो आईआर कल्चर निकला यार। गुजरात का विद्यार्थी कहता है कि जिस प्रकार से बाजीराव की तलवार कभी भी जो है धोखा नहीं देती है, वैसे ही तोमर सर से पढ़ने के बाद इतिहास और राज व्यवस्था तो कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये मैं सबसे डिटेल्स तरीके से बताता हूं। किसी भी क्षेत्र में तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो उच्च गुणवत्ता युक्त ऑनलाइन क्लास की उम्मीद करते हैं, वो विश्वास लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड करिएगा। ये क्यूआर कोड है हमारा, और वहां हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में एनसीईआरटी की पढ़ाई सबसे बेसिक है। हर एक शिक्षक यही कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच है 1000 घंटे का, और वो मात्र 499 रुपया में आपको 1 साल के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संडे को जीपीएससी क्लास 1-2 के प्रारंभिक परीक्षा ली गई है। हम सभी जानते हैं कि उसमें 2 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं और सामान्य अभ्यास पेपर 1 में 4 विषय मेन होते हैं: इतिहास, सांस्कृतिक वारसों, भारतीय राज व्यवस्था और गणित और रीजनिंग। वहीं पेपर 2 के अंदर अर्थशास्त्र, बल्कि भारतीय अर्थतंत्र, भूगोल, विज्ञान टेक्नोलॉजी और करंट होते हैं। तो आज दोस्तों, ये जो परसों एग्जाम लिया गया है संडे के दिन, कल 2023-24 का, उसका आपको आज कल्चर के 15 क्वेश्चन का विस्तृत व्याख्यात्मक हल आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें। इसके पहले गुजरात या भारत के किसी भी क्षेत्र में तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो उच्च गुणवत्ता युक्त ऑनलाइन क्लास की उम्मीद करते हैं, वो विश्वास लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड करिएगा। ये क्यूआर कोड है हमारा, और वहां हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में एनसीईआरटी की पढ़ाई सबसे बेसिक है। हर एक शिक्षक यही कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच है 1000 घंटे का, और वो मात्र 499 रुपया में आपको 1 साल के लिए मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमको केवल यूपीएससी प्रीलिम्स का ही एग्जाम देना है, तो वो एक रिकॉर्डेड बैच है। इसमें अभी 100 घंटे से ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन, 80-90 घंटे का पर्यावरण, जनरल साइंस, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है और ज्योग्राफी चल रहा है। यह भी आप 1 साल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसका कीमत है मात्र 499 रुपया। तो आप घर बैठे पानी के भाव में मात्र 499 रुपया खर्च करके ऑनलाइन रजनीश सिंह तोमर का एक ऑथेंटिक कोर्स, जिसमें एक कोर्स ओनली एनसीईआरटी है, वो कर सकते हैं, या यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके आधार पर दूसरा। तो चलिए दोस्तों, पहले आगे बढ़ें, लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगा कि विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, एक बार वहां जाइए और देखिए कि वो कोर्स किस प्रकार का है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो पेपर जो है जैसा भी आया हो, लेकिन पहले हमको ये जानना है
कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जो 4-4 सब्जेक्ट हैं उनमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखें जो कल एग्जाम हुआ उसके सामान्य अभ्यास का पेपर 1 में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए। हमारा पहला पार्ट है भारतीय राज व्यवस्था अनुशासन व्यवस्था। हालांकि ये तीसरा नंबर है लेकिन मैं इस तरह से सेट किया हूं, इसमें 49 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं 200 में से। इसके अंदर 5 पार्ट है। बंधारण से 35 प्रश्न है, पंचायती राज से 3 प्रश्न है, जाहिर नीति यानी शासन से 8 प्रश्न है, अधिकार संलग्न मुद्दाओं से 1 प्रश्न है और भारत विदेश नीति से 2 प्रश्न है। इस प्रकार से 49 क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप बंधारण को बहुत मजबूत कर लेते हैं तो वो अकेले 35 प्रश्न देता है। अब आइए दोस्तों इतिहास। इतिहास 25% से ज्यादा पूछा है, 58 यानी कि 29%, 58 मार्क्स का इतिहास है। इसमें भारत के इतिहास से 56 मार्क का क्वेश्चन है और गुजरात के इतिहास से 2 मार्क का है। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत अपनी लोकप्रियता उसी तरह है जो 2017 में हुआ करता था। 18-19 प्रश्न तो 17 प्रश्न है। मध्यकालीन अपना 5-6 क्वेश्चन है और अर्वाचीन भारत हमको ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, 33 प्रश्न है। यानी प्राचीन और अर्वाचीन यदि हम कॉम्बिनेशन में पढ़ें तो 50 क्वेश्चन इस बार उसमें से आए। सांस्कृतिक वारसों से 42 प्रश्न है। वैसे तो हर बार गुजरात के सांस्कृतिक वारसों से प्रश्न ज्यादा होता था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया है। 33 प्रश्न भारत के सांस्कृतिक वारसों से है और 9 प्रश्न गुजरात के सांस्कृतिक वारसों से। अब आइए दोस्तों सामान्य बौद्धिक क्षमता, 51 प्रश्न है। हर बार के तरह गणित का पलड़ा भारी है, 34 क्वेश्चन है और रीजनिंग उसका आधा है, लगभग 17 क्वेश्चन, और ये कुल मिलाकर के आपका 200 अंक का है। अब इसी प्रकार का दोस्तों हम लोग डिवीजन देखें जीएस 2 के अंदर जो पेपर आया है। सबसे पहले भारतीय अर्थतंत्र और आयोजन, 39 सवाल इसमें से पूछे गए हैं। हमने इसको 2 भागों में बांटा है, भारत और गुजरात। भारत से 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से परंपरागत 37 हैं और सांप्रत प्रवाह 2 है। गुजरात से इस बार नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुजरात से नहीं पूछेगा। तो इकोनॉमिक्स से 39 सवाल हैं 200 में से। इस बार दोस्तों भूगोल से 53 सवाल पूछा गया है और उस 53 सवाल में भौतिक भूगोल से 13 सवाल है, विश्व के भूगोल से 1 है और हर बार के तरह भारत के भूगोल से 38 सवाल है। यहां हम एक वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे, 20 से अधिक सवाल एनसीईआरटी के 6 से लेकर के 12 में से पूछा गया है और वो डायरेक्ट लाइन है, और गुजरात के भूगोल से 1 सवाल पूछा है। इस प्रकार ये 53 क्वेश्चन पेपर 2 में भूगोल से पूछे गए। अब अगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो 66 क्वेश्चन यानी बहुत बड़ा भाग है। अब इसमें बायोलॉजी से 3 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने प्राचीन परंपरागत सिद्धांतों का ख्याल रखते हुए खाता नहीं खोल पाया है। पर्यावरण से 18 सवाल पूछे गए हैं। इनमें परंपरागत सवालों का ट्रेडिशन ज्यादा रहा है, 15 सवाल परंपरागत हैं और सांप्रत प्रवाह से 3 पूछे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों वो तो उसका था, क्या कहते हैं, पर्यावरण का। इसी प्रकार दोस्तों
जो हमारा करंट घटना है उसमें 42 मार्क के क्वेश्चन हैं, जिसमें भारत से 32, विश्व से 7 और गुजरात से 3। अब दोस्तों यदि आप इस हिसाब से देखिए तो आज भी हमें यही लगता है कि पेपर 1 में अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, गणित पढ़ना चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपका नहीं है तो अगर आपका इतिहास बहुत अच्छा है तो 50 मार्क जो है भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है और राज्य व्यवस्था से 35। मुझे लगता है कि जो लड़का अच्छे से इसको पढ़ा होगा, खास करके जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो ऑथेंटिक बुक्स के साथ, तो मुझे लगता है कि इस 85 में वो लड़का प्लस माइनस करके 75 करेगा, जिस प्रकार का पेपर है, और 70 के नीचे तो कभी नहीं जाएगा। आप जरा सोच करके देखिए कि ये 2 अगर बहुत अच्छा हो और आप 70 पहुंच गए तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ना तो सब है ना, आप 100 अप्रोच कर जाएंगे पेपर 1 में। और ये मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, सबसे पहले तो मैं गुजरात के लड़कों को ये बताना चाहूंगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में 2000 ईस्वी में कराना शुरू किया था। उस हिसाब से मेरे पास 23 साल का अनुभव है और अब 2024 में आ गए हैं तो 24 साल से मैं ये करा रहा हूं। आज तक मेरे द्वारा बताया गया जो मेरिट है वो बाहर नहीं गया है, चाहे वो यूपीएससी हो या जीपीएससी। गुजरात में मैं 2013 में आया था, 3 में, सॉरी, तो 20 वर्ष से मैं गुजरात के छात्रों को भी मार्गदर्शन दे रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि गुजरात के छात्रों को भी कि वो उनको किस दिशा में मोड़ा जाए तो उनके रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। दिल्ली में मैं 2000 से लेकर 2013 तक पढ़ाया हूं, यानी 13 साल मैं दिल्ली में बिताया हूं, कोई 1 साल नहीं, और 20 साल में गुजरात में बिताया। जबकि अमिताभ बच्चन कहे थे कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, लेकिन जब मैं गुजरात आया तो मुझे अमिताभ बच्चन का वह लाइन गलत लग गया कि नहीं, उनका कहना था कि सब दिन बस जाइए गुजरात में, तो हम हमेशा के लिए यहीं बस गए। तो मेरा यही मानना है और मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं है तो पेपर 1 में हमेशा इतिहास और राज व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। आप देखिएगा अभी कि कई लड़के ऐसे होंगे बेचारे जो ये कहते हुए रहेंगे यार गणित का 50 क्वेश्चन नहीं बना पाए, लेकिन हकीकत में अगर वो 50 के अंदर है 200 में से, वो इतिहास और पॉलिटी भी नहीं बना पाए। और ये मैं नहीं कहता हूं, गुजरात का विद्यार्थी कहता है कि जिस प्रकार से बाजीराव की तलवार कभी भी जो है धोखा नहीं देती है, वैसे ही तोमर सर से पढ़ने के बाद इतिहास और राज व्यवस्था तो कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये मैं सबसे डिटेल्स तरीके से बताता। अब आइए पेपर 2। अगर पेपर 2 में आप बढ़िया से भारत के भूगोल को फोकस किए होते तो नो डाउट प्लस माइनस आप 25 होते। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से अगर आप पढ़े होते तो आप 35 होते। इसके बाद बाकी जितना है वो प्लस माइनस करके आप
75 हर हाल में होते, और इसीलिए, और ये मैं आज नया नहीं बता रहा हूं, डासा साहब का जब पेपर आता था उस लेवल का तो ये पेपर है ही नहीं, और जब मेरिट 400 में 113 जाता था तो उस साल भी मेरा विद्यार्थी 180 प्लस ला करके ये कारनामा कर दिखाया है। जब मेरिट 120 गया 400 में अगले साल तो मेरे विद्यार्थी का 205 था। तो उस समय एनडीटीवी का एक स्लोगन था कि आपको रखे सबसे आगे, तो मैं यही लड़कों को कहता था। आज भी मैं विद्यार्थी को यही कहता हूं कि आप इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इन 4 को पहले मजबूत करिए। उसके बाद अगर आपका विज्ञान है तो साइंस टेक, नहीं है तो साइंस टेक, विज्ञान है तो मैथ और रीजनिंग को आप जो है ध्यान में दीजिए। आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। मुझे इस पेपर को देखकर लगता है कि 180 पार नहीं करेगा मेरिट, और 160 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब वैसे विद्यार्थी किस प्रकार का बैठा, कितनी तैयारी किया, वो अलग बात है, वरना पेपर का लेवल यही कहता है कि मेरिट इसी के बीच होगा। हमारे फॉर्मूले पर 100 प्लस लड़का हमेशा पेपर 1 में होगा और पेपर 2 में उसकी निर्भरता कम हो जाएगी उससे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ें और अब आपके उस 15 प्रश्न को मैं आज सॉल्व करके बताऊं। पहले मैं आपको हर बार की तरह अपनी पारदर्शिता दिखा दूं कि मैंने इसका व्याख्या अपने हाथों से तैयार किया है, और उसके बाद मैं आपको ये ऐसे ही व्याख्या करके बताऊंगा, ये नहीं कि मात्र 1 और मात्र 2 पर बता दें। एफ सीरीज का पहला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी विषे नीचे आपेला विधानो ध्यान मालो। पंडित भीमसेन जोशीए तेमना गुरु सवाई गंधर्व ने श्रद्धांजलि रूपे सवाई गंधर्व संगीत उत्सवનું આયોજન કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી। તેઓએ હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતના કિરાના ઘરાનાના ગાયિકા ગંગુબાઈ હંગલના समकालीन હતા। अब दिक्कत क्या है, पहला देख लीजिए कि ये जो एक अने बे माथी एक पन नहीं, वो पहले डी में होता था, तो इस परीक्षा में उसको सीम कर दिया है कि अगर आपको ये लगे कि दोनों सही है तब भी आपसे पहला बार गलती हो जाए, और अगर दोनों सही है तो आप जो है क्या करेंगे, डी में टिक लगाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों ने डी में टिक लगाया है, मैं भी वही किया हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आखिर इसमें डी मार देने से आप इसको नहीं ना सीख पाए कि यह प्रश्न का व्याख्या क्या है। तो देखिए व्याख्या क्या है। पंडित भीमसेन जोशी और उनके मित्र नाना साहब देशपांडे ने अपने गुरु सवाई गंधर्व को श्रद्धांजलि देने के लिए 1953 में आर्य संगीत प्रसारक मंडल के साथ मिलकर अपने गुरु की प्रथम मृत्यु तिथि के अवसर पर सवाई गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन किया था। आपको अब जाकर के पता चला होगा कि हां, ये स्टेटमेंट सही है। अब समकालीन, तब पहले पंडित भीमसेन जोशी 1922 से 2011 तक इस संसार में रहे, और गंगूबाई हंगल 1911 से 2009। तो इतना सा क्लियर हो गया कि ये दोनों समकालीन थे। अब किराना घराना, तो दोनों किराने घराने को मिलकर ऊंचाई पर पहुंचाए हैं, ये दोनों किराने घराने से संबंधित थे। आंसर निकला डी। हम हमेशा वो ABCD पर नहीं भरोसा करते हैं। कई लोग पेपर हुआ, उनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो फटाफट दे दिए, लेकिन बच्चों को पहले पता तो चले कि ये पेपर का डेप्थ क्या था।
अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर ना खिताब विसे नीचे ना विधानो ध्यान માં લો। ग्रांड मास्टर सर्वोत्तम खिताब अथवा दर्जो छे जे चेसना खिलाड़ी प्राप्त करी सके छे। ग्रैंड मास्टर खिताब ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस द्वारा एनायत करवामां आवे छे। छेतरपिंडी जेवा गुनामां कसूरवार पुरवार थयेल कोई खिलाड़ीने ग्रांड मास्टर खिताब छीनवी लेवामां आवेल होय तेवा संजोगों सिवाय खिलाड़ीने आपवामां आवेल ग्रांड मास्टर खिताब आजीवन मान्य रहे छे। अब देखिए यहां पर आंसर किस तरीके से निकालेंगे। 3 और 1 तो सबको दिख रहा है कि सही है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथन आनंद भी था, तो सी तो होगा ही, बी नहीं होगा, ये दिख गया। अब डी होगा कि सी होगा, इसके लिए हमको देखना होगा कि ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है कि गलत। तो मैं पहले पढ़ देता हूं, और मैं हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं सी पे जाना चाहूंगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कैसे? तो विश्व शतरंज संगठन फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ए चेसेस संस्था का नाम है फीडे के द्वारा शतरंज के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर दिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यह शतरंज के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और धोखाधड़ी के गुनाह को छोड़कर यह उपाधि जीवन भर के लिए बना रहता है। ये हो गया 1 और 3। अब आइए तीसरा, अमीर खुसरो विषे नीचे ना विधानो ध्यान मान लो। तेमने घोरा अने सनम जेवा नवा संगीत राग रजू करिया। तेमने हिंदू अने ईरानी प्रणाली ने सम्मिश्रित करीने कव्वाली तरीके ओळखाती हळवा संगीतनी नवी शैली विकसावी। तेमने तुगलकनामा पुस्तकनी रचना करी। तो सबसे पहला तो क्या है कि तीसरा नंबर सही है, ये अभी आपको दिखा देंगे, और चारों में 1 है, तो ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा सही है तो और पहला सही है, तो अब सी और बी में ही कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा 1 और 3। कैसे? तो ये सही है कि अमीर खुसरो ने घोड़ा और सनम जैसे नए संगीत दिए थे, लेकिन कव्वाली इन दोनों का मिश्रण नहीं है। भारतीय और ईरानी राग का मिश्रण करके अमीर खुसरो ने ईमान, जिल्फ और साजगरी को जन्म दिया था। तो ये गलत हो गया। और अमीर खुसरो कई किताबों को लिखा है, जैसे नूहे सिपहर, मिफ्तुल फतूह, खजाइनुल फतूह, तुगलकनामा, किरान उस सादान, ऐसे करके बहुत सारे किताबों को लिखा है। तो ये जो है आंसर हो गया आपका सी। अब आइए दोस्तों चौथा, म्यूरल पेंटिंग, भित्ति चित्र। कहता है भारत मां भीत चित्रो विषे नीचे ना विधानो ध्यान मान लो। भीत चित्रो प्राकृतिक गुफाओं અને શિલા કાપેલી ચેમ્બર બંનેમાં જોવા મળે છે। આ ચિત્રો બિન સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપના છે। કાગળ પર સમાવી શકાય તેવા તેમના નાના કદને લીધે ભીત ચિત્રો અજોડ છે। अब दोस्तों बात यह है कि अजंता की गुफा में भीत चित्र बनाया गया है और वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसे कई हैं, लेकिन एक ही उदाहरण पे दूसरा कट गया, यानी अब सी और ए में से कोई एक। कागड़ पर समावी सकाय नाना कद, दीवाल पर पेंटिंग बना रहे हैं।
यानी ई भी गया, तो आंसर होगा ए। लेकिन थोड़ी व्याख्या जान लीजिए। भीत चित्र एक बड़ा चित्र होता है जो सीधे दीवार या छत पर चित्रित या चिपकाया जाता है। भारत में भीत चित्र का अस्तित्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक जाता है। इस चित्रों का अधिकांश विषय बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से है। अब आइए दोस्तों, हम लोग आगे के सवाल पे आए। 5वां, आगे के सवाल के पहले मैं विद्यार्थियों को यह बताना चाह रहा हूं कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा 17 जनवरी से एक मॉर्निंग बैच लॉन्च किया जा रहा है 8 से 10। ये बैच यूपीएससी या जीपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र के लिए है जो 2025 में देना चाहते हैं। अगर आपको इस कोर्स में जुड़ने का इच्छा हो, यानी एकदम श्योर शॉर्ट पीटी जिसको कहते हैं कि पास हो ही जाएंगे, अगर आपको उस तरह से पढ़ना हो और विशेष जानकारी चाहिए तो 9427253077 पर संपर्क करिए, या 17 तारीख को सुबह 8 बजे आकर के 3-4 दिन फ्री में क्लास करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जापी, जोराई અને ગામોસા એ મુખ્યત્વે કયા राज्य સાથે સંકળાયેલા છે? मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मिजोरम। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये गमोसा जो है ना, क्योंकि हम बिहार के लोग हैं और मेरा पड़ोसी है आसाम, इसका आंसर आसाम ही है। बंगाली भाषा और आसामी मिलता है। हम लोग बिहारी भाषा में गमछा बोलते हैं, जो आप तौलिया लपेटते हैं, लेकिन तौलिया फर वाला अमीर लोग रखता है। गरीब लोग जो गांव में होता है, तो गरीब नहीं होता है, वो कल्चर है, तो उसको हम लोग गमछा कहते हैं, वही है गमोसा। तो जरा टिक तो मार दिए, लेकिन व्याख्या देखिए क्या है। जापी, जोराई और गमोसा असम राज्य से संबंधित। अब जरा जाने जापी है क्या। तो जापी बांस से बनी एक कोनिक टोपी है, शंक्वाकार टोपी है, जो ऊपरी आसाम के वर्षा वन में पाए जाने वाले एक ताड़ का पेड़, जिसको वहां सूखे टोको कहते हैं, उसके पत्ती से ढका होता है। इसका उपयोग ज्यादातर समारोह में मेहमान को सत्कार करने में देते हैं। गमोसा नामे है गमछा, शरीर पोंछने के लिए कपड़ा है। इसका उपयोग घर पर तौलिया के लिए करते हैं या गणमान्य व्यक्ति को पहनाने के लिए। जोराई जो है वो एक बेल मेटल का बना होता है, जिसमें नीचे स्टैंड और ऊपर ट्रे होता है। इसका उपयोग प्रार्थना के दौरान प्रसाद की थाली के रूप में करते हैं, या मेहमान को पान अगर देना हो तो उसमें करते हैं। ये हो गया आपका। अब आइए, कहता है सिंधु खीणની सभ्यता નું નીચેના પૈકી કયા સ્થળ ભારતમાં આવેલ છે? મોહેંજો-દડો, રાખીગढ़ी, गनवेरीवाला, धोलावीरा। तो पहले तो दो ही एक ही मिनट में आप काट देते हैं। मालूम है कि गनेरीवाला और मोहनजोदड़ो नहीं है, और हमारे पास ऑप्शन भी है 2 और 4, तो आंसर यही होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गनेरीवाला बहावलपुर में, राखीगढ़ी हरियाणा में और धौलावीरा कच्छ गुजरात में
क्लास 6 का जो हमारे अतीत भाग 1 वाला किताब है उसका तीसरा चैप्टर निकालिएगा और देखिएगा कि ये चारों जो है गनेरी वाला के नाम से दिखा देंगे, ये चारों चैप्टर नक्शा में बना करके रखा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी मस्ट रीडिंग दीजिए। अब आइए, कहता है वंसुआ उत्सव विषय नीचे ना विधानो ध्यान मालो। वंसुआ उत्सव आसाम ना करबी एंगलोंग जिला में उजवामा आवे छे, ते तिवा आदिवासियों द्वारा उजवामा आवे छे। अब देखिए यहां फिर क्या किया, ओरिजिनल रूप में आ गया। सी में है एक और अने दे बे बनने, यहां है एक अने बे माथी एक पन्ने। तो आंसर तो यही है, लेकिन थोड़ा जाने तो कल्चर है। वंसुआ उत्सव असम और मेघालय के करबी एंगलोंग जिले के अमरवा और मारजोंग गांव में रहने वाले तिवा आदिवासी का महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार जून से अगस्त के बीच प्रत्येक 5 या 6 वर्ष पर मनाया जाता है। यह मंगलवार से शुरू होता है और गुरुवार को समाप्त होता है। अब आइए, ये गुजरात का पेपर है। मानगढ़ हत्याकांड विषय नीचे ना विधानो ध्यान में लो। भारतना इतिहास में मानगढ़ हत्याकांड जलियावाला बाग हत्याकांड पछी बनेल घटनाओं छे। पहले ये फिर जलियावाला, अभी हम दिखाते हैं। तो एक कैंसिल हो गया था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन तेनो उल्लेख आदिवासी जलियावाला तरीके करवामा आवे छे કે જેમાં બ્રિટિશ લશ્કરી દળો દ્વારા હજારો ભીલ આદિવાસીઓની હત્યા કરવામાં આવી હતી। हम सब जानते हैं और हम सब शीश नवाते हैं उन वीरों के प्रति, खास करके गोविंद गुरु जो इनके नेता थे। और इनके क्यों, हमारे भी नेता थे वो, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे थे। मानगढ़नी टेकरी राजस्थान ने गुजरात नी सरहदे आवेली छे। तो आंसर है सी। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश राज ने वर्तमान राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ियों में गोविंद गुरु के साथ हजारों भील आदिवासियों की हत्या कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को है और ये 1913 है, इसलिए पछी नहीं होगा, पहला होगा। और मानगढ़ की पहाड़ी भारत के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों मैं अभी पहले से आपको बता दूं कि शायद इस प्रश्न के कैंसिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुजराती में लिखा हुआ है जेमा ब्रिटिश लश्करी दलों द्वारा हजारों भील आदिवासियों ની હત્યા કરવામાં આવી હતી और अंग्रेजी ऑप्शन में लिखा है 100 ऑफ। तो ये तो दो अलग अलग मीडियम के लड़कों के लिए दिक्कत है। इसीलिए हम यहां ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं 8 नंबर सवाल जीपीएससी को हटाना ना पड़ जाए, क्योंकि अंग्रेजी में 100 लिखा हुआ है और गुजराती में 1000 लिखा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। નીચે આપેલ ભારતીય પરંપરાગત કળા અને તેની સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય રાજ્યોની જોડીઓ ધ્યાનમાં લો। सांझी कला उत्तर प्रदेश, गोंड कला मध्य प्रदेश, रोगन चित्रकला राजस्थान। ऊपर ना पैकी कई जोड़ियों योग्य रीते जोड़ायली छे। तो गुजरात का जो लड़का है ना, वो तो सबसे पहले ये राजस्थान को कट मारेगा। रोगन कला अपने गुजरात का है और वो इतने में पहुंच जाएगा कि सी और डी नहीं होगा। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है, तो 2 होगा ही, तो 2 के साथ ऑप्शन एक ही बचता है, आंसर होगा बी। लेकिन ये प्रश्न कहां से पूछा? दोस्तों, मैं जीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को करंट कैसे पढ़ना चाहिए वो बताना चाहता हूं कि ये कल्चर करंट का सवाल है।
देखिए जरा, टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को सांझी कला पैनल, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गोंड कला पेंटिंग और जापान के प्रधानमंत्री को रोगन पेंटिंग उपहार में दिए थे। ये हमको याद रखना है, हम आईआर में केवल क्वाड पढ़ के रह जाते हैं और ये तो आईआर कल्चर निकला यार। तो अब आइए, ये मैंने समझा दिया। अब सांझी कला यूपी का है, गोंड कला मध्य प्रदेश का है और रोगन कला जो है वो गुजरात का है, इसलिए आंसर होगा 2। लेकिन ये पूछा इसीलिए गया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये 3 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष को ये उपहार में दिए थे। अर्थशास्त्र विषय नीचे ना विधानो ध्यान मालो। आ पुस्तक कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचवामा આવ્યું હતું। અર્થશાસ્ત્રની હસ્તપ્રત સૌ પ્રથમ જેમ્સ પ્રિન્સેપ દ્વારા શોધવામાં આવી હતી। તે મૌર્ય ઇતિહાસનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સાહિत्यिक स्रोत છે। अभी मैं व्याख्या करता हूं, लेकिन दूसरा ही स्टेटमेंट गलत है। जेम्स प्रिंसेप किताब एको गो नहीं खोजा है अपने जीवन में, वो खाली अभिलेख खोज उसको मिला है। तो उस हिसाब से देख लीजिए तो ए, सी और डी तीनों गलत हो गया, आंसर बचेगा बी 1 और 3। तो क्या देख रहे हैं, दूसरा गलत हुआ तो उसका सही जानिए। ये 1904 में तंजौर के एक पंडित ने अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर.एम. शास्त्री को दिया था, न कि जेम्स प्रिंसेप दिया था। अब आइए दोस्तों 11वां, नृत्यमा जुगलबंदी नो मुख्य आकर्षण छे। अभी बहुत इजी सवाल है, कथक है। तो जुगलबंदी कथक गायन का आकर्षण है, ढोल वाला ढोल बजाता है और उसी हिसाब से नृत्य होता है, दोनों में प्रतिस्पर्धा होता है, उसको कहते हैं जुगलबंदी। अब आइए दोस्तों, काठी समूह डैश राज्य में उद्भवेली प्राचीन भारतीय युद्ध कला छे। इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। लेकिन जरा आप जानिए कि काठी सामू आंध्र प्रदेश की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। इसमें अलग अलग प्रकार के तलवारों का प्रयोग किया जाता है। हम जरा कुछ राज्यों का नाम जाने जहां इस प्रकार के प्राचीन मार्शल आर्ट प्रयोग में होते हैं। उड़ीसा में है पैखा अखाड़ा, मध्य प्रदेश में है मल्लखंभ, कश्मीर में है स्कवे, केरल में है कलारी पयट्टू, वाराणसी में है मुश्ती युद्ध, पंजाब में है गतका, तमिलनाडु में है सिलंबम, पश्चिम बंगाल में है लाठी खेला और मणिपुर में है थांगता। तो इतने सारे जो है मैंने आपको बताया। अब आइए 13वां, लोक नृत्य संबंधित समुदाय नीचे आपेली जोड़ियों ध्यान मालो। भोजगिरी नृत्य रियांग समुदाय, बीजू नृत्य चकमा समुदाय, बीहू नहीं ये अलग है, चेरव नृत्य मिजो समुदाय। आंसर तो है डी, इसमें तीनों सही है, लेकिन व्याख्या देखिए। भोजगिरी नृत्य यह भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है जो रियांग समुदाय के छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। बीजू यह भी भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है जो बंगाली कैलेंडर के अनुसार नए साल में चकमा समुदाय के द्वारा किया जाता है। और चेरव मिजोरम का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, इसे बंबू नृत्य भी कहते हैं और वो मिजो समुदाय के द्वारा किया जाता है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक के रचयिता बराह मिहिर को छोड़कर कौन है? तो इसमें कुछ है नहीं, बराह मिहिर है, खगोल शास्त्र का वर्णन है इसमें। और विजयनगर के स्थापत्य में ये प्रश्न पढ़ देते हैं। विजयनगर मंदिर स्थापत्यना કેટલાક मुख्य लक्षणों નીચેના પૈકી કયા હતા? ऊंचा गोपुरम, स्तंभ સાથેના कल्याण मंडप, स्तंभ ऊपर शिल्प नो अभाव, साचो उत्तर कोड पसंद करो,
इसमें जो है ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि स्तंभ पर शिल्प नहीं है, ये गलत है। तो देख लीजिए डी और सी गलत हो गया। कल्याण मंडप और गोपुरम है तो आंसर होगा ए। तो इसकी जरा व्याख्या सुन लीजिए एक बार कि विजयनगर मंदिर में ऊंचा गोपुरम है, स्तंभ के साथ कल्याण मंडप है, अब मंदिर के स्तंभों पर दौड़ते हुए घोड़े की नक्काशी है। दोस्तों, मैं हमेशा से गुजरात के विद्यार्थियों को यही कहता हूं कि आप पहले थोड़ा टिक कर तैयारी करना सीखिए। मैं आज नहीं बहुत पहले से कहा करता हूं और आज मैं खुलकर अपनी बात रख रहा हूं। विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, लाइब्रेरी खराब नहीं है लेकिन ज्वाइन कर लूंगा, 2-4-5 दिल्ली का ऑनलाइन क्लास देख लूंगा, 2-4 जो है गुजराती में गाइड ले लूंगा, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले आपको यह समझना है कि अगर यह काम इतना ही आसान होता तो क्या सरकार इसके लिए 60,000 पगार देता है या आईएएस के लिए 1 लाख रुपया पगार देता है तनख्वाह। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि अपना बेस मजबूत करिए। आज भी इस सवाल पर मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है और जो उस रास्ते से आगे बढ़ा है, मेरा दावा है कि वो 250 के आसपास होगा। तो आप अगर उस तरीके का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं 2003 में भी कहता था और आज भी वही कहता हूं कि मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। आप अगर ये कहेंगे कि मैं आज आ जाऊं और 3 महीने में मुझे DYSO बना दीजिए तो वो मेरे पास कोई ऐसा जादुई छड़ी नहीं है, किन्हीं के पास होगा। मेरा मानना है कि इतना बलशाली बनिए कि आपको कोई जो है धक्का नहीं दे सके और उसके लिए आपको कम से कम 1.5 साल लगाना चाहिए। वरना मैं ऐसे कई विद्यार्थी को देखा हूं जो 10-10 साल तैयारी करते रह जाते हैं, मेंस नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो उस शॉर्टकट के पीछे भागे। इसीलिए मेरा यही मानना है कि आइए 2024 है, अब तो पुरानी बातों को भूल जाइए और एकदम नया बन करके आइए मेरे पास और अपना 1.5 साल दीजिए। 17 जनवरी से सुबह 8 से 10 का क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। एकदम मजेदार ढंग से आप एनसीईआरटी पढ़िए, ऑथेंटिक किताब पढ़िए, आंसर राइटिंग कीजिए, देखिए आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर आऊंगा अगले दिन नया पार्ट लेकर के क्वेश्चन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।